क्या है यूसीसी? क्या यूसीसी आने से भारत में बहुत कुछ बदल जाएगा? क्या यूसीसी किसी एक मजहब के लिए खतरा है? कौन है वो लोग जो यूसीसी को लेकर के नैरेटिव सेट कर रहे हैं? क्या सोचता है इंडिया? क्या सोचता है भारत? क्या सोचता है हिंदुस्तान? 140 करोड़ की नब्ज टटोलने वाली खबर जिसका सीधे आपकी जिंदगी पर असर होगा। यूसीसी पर राजनीति का भौकाल देखना ना भूलें मेरे साथ। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान। सबसे पहले आहट उत्तराखंड से और उत्तराखंड के बाद फिर अगली आहट राजस्थान से। कोई कहता है ठीक है, कोई कहता है इतिहास बदलने वाला है, तो कोई कहता है सिर्फ पॉलिटिकली इंस्पायर्ड है, यानी राजनीति से प्रेरित है, मैनिपुलेटेड है। इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन सच क्या है? आज राजनीति के भौकाल के नए एपिसोड में मेरे साथ में आम जनता है, मेरे अपने कोलीग्स हैं, जिनका कुछ लोगों का मानना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के लिए एक ही कानून हो जाएगा। वहीं कई ये कहते हैं कि एक धर्म विशेष पर को टारगेट किए जाने की कोशिश है और इंटेंट ठीक नहीं है। क्या वाकई में ऐसा है? यूसीसी के जरिए किसका फायदा, किसका नुकसान? यूसीसी जैसे शब्द पर हाथ रखने से पहले एक ज़माने में क्यों ये समझा जाता था कि आपके हाथ जल जाएंगे, लेकिन अब पहले तो मोदी सरकार ने इंडिकेशंस दिए, सीए एनआरसी के बाद में ये इंडिकेशंस दिए गए, और अब उत्तराखंड में जब बिल पेश हो चुका है, पास भी होगा, फिर राजस्थान से भी आहट आनी शुरू हो गई है। क्या वाकई देश के लिए यूसीसी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे साथ में कई कोलीग्स हैं, एक एक करके इनसे हम बात करेंगे ताकि आप समझें कि राजनीति के भौकाल में यूसीसी के भौकाल का वेटेज क्या है, उसका वजन क्या है। आकर्ष के साथ में शुरू कर लेता हूँ। आकर्ष, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, कौन मुझे ये बताएगा कि यूसीसी एग्जैक्ट है क्या, आसान शब्दों में? पहले तो मुझे ये बताने के लिए हाथ ऊपर कर सकते हैं जो भी बताएगा। अच्छा ठीक है, मनीषा, आकर्ष बताएंगे कि यूसीसी क्या है। उसके बाद फिर मैं एक डिबेट शुरू करूंगा, यूसीसी होना चाहिए या फिर नहीं, किसके लिए फ़ायदा, किसके लिए घाटा, क्या है यूसीसी? देखिए सर, अलग अलग जगहों पे ना धर्म के अलग अलग नियम है। मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जैसे पॉलीगैमी, मल्टीपल शादी करना हिंदू धर्म के लोगों के लिए अलाउड है, वहीं मुसलमान धर्मों के लिए, मुस्लिम के लिए वो अलाउड नहीं है। तो ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा? हर धर्म के लिए एक ही प्रकार के रूल्स होंगे। किसी भी शहर में ऊपर से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो पर्सनल लॉज जिनको कहा जाता है वो एक जैसे होंगे। और इस बार जो बात आपने छेड़ी है, मैं एक बार पहले अपनी जनता को ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कितनी अच्छी बात अभी उत्तराखंड के यूसीसी से सामने आई। ये पता चला कि मुस्लिम समाज के अंदर, वैसे तो देखिए लीगल मैरिज एज क्या है, लड़कियों के लिए 18 है, लड़कों के लिए 21 है, लेकिन लड़कियों के लिए फॉर मुस्लिम्स इट कैन बी लोअर, वो टीन एज में शादी कर सकते थे। एक मिनट रुक जाइए, सामिया ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैरिज होती है वो उस पर डिपेंड होती है आपकी मैच्योरिटी पे, कि आप 18 के बाद बालिग हो जाते हैं, उसके बाद आपकी शादी हो जाती है, और जो कि सही है कि बालिग होने मतलब आपकी शादी फिर हो सकती है। आकर्ष ये कह रहे हैं कि मुस्लिम्स में जैसे हिंदूज़ में और बाकी रिलीजन में 18+ की शादियां अलाउड हैं, लेकिन मुस्लिम्स में ये अलाउंस भी है कि 18 से कम में भी शादी हो जाए। यानी क्या शरई अदालत, शरिया, हदीस, ये सब ऐसा कुछ कहते हैं क्या? नहीं सर, ये ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। शरिया जो कानून है वो इस्लामिक कंट्रीज़ का अलग कानून है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन्हें मानते हैं या हम नहीं मानते हैं। एक मिनट रुकना सामिया, एक मिनट रुकना। दानिश, यहाँ आ जाओ एक बार दानिश मेरे साथ में। मुझे ऐसा लगता है कि आकर्ष ने जो डेफिनेशन बताई वो डेफिनेशन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसे वाइडर पर्सपेक्टिव में मैं कैसे देख सकता हूँ? यूसीसी जो कानून है वो धर्म, लिंग और लैंगिक की तरफ मतलब इसका झुकाव सबसे मेन रोल इसका ये है। लेकिन ये जो कानून आ रहा है इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बहुलतावादी देश है, जहाँ पर हर क्षेत्र हर 10 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, लोगों के रहने सहने का चाल चलन बदल जाते हैं, वेशभूषा बदल जाती है। अब सवाल उठता है कि गोवा में क्या करेंगे आप? पूर्वोत्तर के राज्यों में इतने सारे आदिवासी हैं, उनका क्या किया जाएगा? ईसाइयों के धर्म को लेकर उसके लिए क्या करेंगे आप? दलितों की इतनी बड़ी संख्या, उनके लिए क्या करेंगे? मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या, उनके लिए क्या? और सबसे हद की बात यह है कि हिंदू कम्युनिटी में भी एक बड़ी आबादी इसके खिलाफ आवाज़ हमेशा उठाती रही है। ये 1947 से पहले भी 1947 बाबा भी। एक मिनट आप रुक जाओ, अपनी जगह आप ले सकते हैं। आप यूसीसी के फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं? अगर पूरा देश एक कानून के दायरे में आ जाए तो आप इसके फेवर में हैं या अगेंस्ट है? पहले तो ये बताइए, और क्यों?
सर मैं फेवर में हूँ, क्योंकि सर एक नियम अगर भारत के लिए बनता है तो सबके लिए फॉलो होना चाहिए। क्योंकि सर अगर हम नागालैंड, कौन फॉलो नहीं कर रहा है? सर मुस्लिम में कुछ लोग हैं जो फॉलो नहीं करते। एक मिनट रुक जाइए सामिया, क्या मुस्लिम्स हिंदुस्तान का बनाया हुआ कानून फॉलो नहीं करते? सर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद है बचपन में हम जब इंडिया के बारे में लिखते थे तो हम लिखते थे सबसे पहले हमारा ये होता था कि इंडिया एक स्वतंत्र देश है जिसमें हर रिलीजन को फॉलो किया जाता है, हर प्रैक्टिस होती है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि हम अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी हमारा रिलीजन है। लेकिन ये यूसीसी आने के बाद ये सब अगेंस्ट हो जाएगा, वो स्वतंत्र ही नहीं रहेगा। एक मिनट रुकिएगा। अगर सर स्वतंत्र देश है तो क्या आप 3 शादी कर सकते हो और अचानक से तलाक भी कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। 3 शादी का भी अगर कुछ हमने रखा है तो उसका मतलब है, हर चीज़ का मतलब है, कोई बिना मतलब चीज़ नहीं होती है। 3 शादी का तो एक हाँ, एक मिनट एक एक करके क्या? हाँ। शादी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में ये है, मैं बता देना चाह रहा हूँ। पहली शादी आप करते हैं, अगर मान लीजिए आपकी बीवी से बेटा या बेटी कुछ भी नहीं होता है तो आप दूसरी शादी अलाउ तब करेंगे, तब इस्लाम कहता है तब आप शादी कीजिए। तीसरी शादी के लिए नहीं, फायदे के लिए हो गया कि बेटा चाहिए बेटी चाहिए तभी हम आगे आ जाओ एक मिनट एक करके आगे आ जाओ एक मिनट। बेटा बेटी नहीं होगा तो हम चेंज करके फिर शादी करेंगे। अलाउ तो आपका संविधान भी करता है। सबसे ज्यादा 2 शादियां तो हिंदू ने की है। नहीं सर, अधिकतर देखिए रिकॉर्ड उखाड़ दिया। देखिए ऐसे बहसबाजी करने के आप राज्यसभा का या लोकसभा का रिकॉर्ड पढ़िए, वहां पर सबसे ज्यादा जो उस बात से आपको बोल रहा हूँ सर, मैं बस उस बात से एग्री नहीं कर रहा हूँ कि अगर बच्चा नहीं होता है तो आप दूसरी शादी कर लेंगे। सर इस बात पे मैं बोल रहा हूँ बस। एक रीजन उसके नहीं होते हैं 2 शादी करने के। पूरी बात सुन लो, एक बार पूरी बात सुन लो, अपनी जगह अब आप ले सकते हैं। उसके कई रीज़न होते हैं। एक ये हो गया। दूसरे क्या होता था, पहले के वक्त में क्या होता था कि लोग जंगों में जाते थे। अब जो बेवाएं हो जाती थीं उनकी देखभाल के लिए दूसरी शादी का ऑप्शन इस्लाम में इसलिए रखा गया था ताकि उनकी भी परवरिश, उनकी भी देखभाल फाइनेंशियली। ये तुम इंटेंट एकदम ठीक कह रहे हो दानिश, आता हूँ फिर से तुम्हारे पास में। लेकिन सामिया, क्या होता है ना कि अच्छे इंटेंट के साथ में कभी किसी एक कालचक्र में कुछ किया जाए, वक्त के एक दायरे में, वक्फा जिसे बोलते हैं कि वक्त के एक दायरे में किया जाए, लेकिन उसे ही एग्जाम्पल बना लेना कि भाई वो ज़रूरत थी, वो वक्त की ज़रूरत थी, किसी ने 2 शादी या 3 शादी कर ली, उसे ही इस्लाम की हदीस बना देना या उसे ही इस्लाम की आइडियोलॉजी बना देना, ये भी तो ठीक नहीं है ना। देखिए उस टाइम के हिसाब से ये हदीस आई थी, उस टाइम के हिसाब से जो औरतें लाचार थी उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए ये चीज़ आई थी। लेकिन हाँ ये सही है कि इस टाइम पे लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, जो गलत है। लेकिन जो इरादा वहाँ पे उस टाइम बनाया गया था वो नहीं था। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ का इसीलिए तो बदलाव किया जा रहा है। गलतियाँ आपने बहुत किया, अब बदलाव की बारी है। लेकिन जो लोग हैं, जो अब भी लोग, तो आपने कहा गलतियां आपने बहुत की, श्रेया यहाँ से एक आवाज़ ये आई कि गलतियां आपने बहुत की, यानी एक धर्म विशेष की तरफ बात करते हुए, तो क्या सिर्फ एक ही धर्म ने गलतियां की? नहीं सर, हमारी तरफ से भी हुई है। जैसे हिंदू धर्म में राजा राम मोहन रॉय ने जब सती प्रथा को हटा दी, क्योंकि हमने अपनी कुरीतियों को देखा। अगर वेरी गुड, यहाँ पर आओ, क्योंकि यहाँ कुरीतियाँ हटाने की बात है, यहाँ सिर्फ एक धर्म की बात नहीं। यहाँ अपनी बात पूरी करो जी। जैसे हम यूसीसी अब बहुत नॉर्मल भाषा में समझे तो यूसीसी जो आर्टिकल 44 में इसकी चर्चा की गई है, स्टेट लेवल पर भी आप बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में है। आप हर स्टेट अपने तरफ से यूसीसी लागू कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड में आप लागू हो चुका है, राजस्थान अपने जिसको हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, आप अपने स्टेट में अपने हिसाब से आप यूसीसी लागू कर सकते हैं। इस समय ये ज़रूरत तो है यूसीसी, लेकिन ज़बरदस्ती या थोपना ज़रूरी नहीं है। यस, वेरी गुड। एक मिनट बाकी भी बोलेंगे। रीता श्री आगे आ जाओ। क्या यूसीसी थोपे जाने की कोशिश हो रही है? यहाँ से एक आवाज़ आई कि ज़बरदस्ती, अपनी जगह ले सकती हैं आप। क्या यूसीसी थोपे जाने की कोशिश हो रही है? दीपा, मनीषा आप जाएंगे नहीं, आरुषि आप भी आ जाइए। हाँ, थोपे जाने की कोशिश तो नहीं है सर, क्योंकि हम जो मानते हैं कि हमारा जो देश है वो हम पहले से मानते हैं धर्मनिरपेक्ष देश है, और साथ में हमारा ये रूल्स भी बनता है कि अगर धर्मनिरपेक्ष देश है तो एक ही रूल सबके लिए होना चाहिए ना। हम मुस्लिम लोग अलग करेंगे, क्रिश्चियन लोग अलग करेंगे, हिंदू अलग करेंगे, ये तो नहीं हो सकता। एक मिनट सामिया, ये कहना क्या चाहती हैं ना कि बहुत जगह धर्म की दुकान, अच्छा मेरा भी ऐसा मानना है कि कन्वेंशनल तौर से बहुत जगह धर्म की दुकान चलती है भाई, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, फतवा जारी करने वाले जो मुफ्ती होते हैं, कोई भी उलझुल फतवा जारी कर दिया। मैंने अगर मान लीजिए
प्रभु श्री राम पे कुछ बोल दिया राशिद ने तो फतवा जारी कर देते हैं, ये भी तो ठीक नहीं है। ये ऐसी दुकानदारी भी तो बंद होनी चाहिए ना। सर होनी चाहिए, लेकिन जो लोग सही कर रहे हैं उनके साथ तो ये गलत हो जाएगा ना। और एक बात बताइए, अगर यूसीसी आ जाता है, इससे अगर जो गौ तस्करी के नाम पे फेक बना के मर्डर्स हो जाते हैं, धर्म के नाम पे नारे लगाए जाते हैं, वो मर जाते हैं, क्या इससे वो सब बंद हो जाएगा? आकर्ष बताओ। जी बिल्कुल बंद हो जाएगा, सबसे बंद हो जाएगा, यानी जो फर्जी गौ तस्करी वाला केस बना करके जो मॉब लिंचिंग जैसा कुछ होता है वो बंद हो जाएगा। देखिए इसकी गारंटी नहीं मिलेगी, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा तो सब में एक समझ आएगी, एक स्थिरता आएगी। वो स्थिरता आएगी। यानी अभी तक समझ नहीं थी आकर्ष में। जी देखिए, मेरे अंदर तो बहुत समझ थी, लेकिन मैं हेट नहीं देना चाहूँगा, बट जिस हिसाब के रूल्स थे वो फॉलो करने चाहिए। एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड से उन्होंने देखा है, उन्होंने सारी गलत चीज़ें बंद करी हैं। कुछ भी सही, जैसे अभी हमने सारी उनकी बात करी, लेकिन उसकी बात कोई नहीं कर रहा है कि जो 15 साल की बच्चों की शादी अब नहीं होगी। ये रूल था, आपको भी इस बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी लीगल एज मैरिज 18 से 21 होती है, लेकिन मुस्लिम समाज के अंदर इससे छोटी पे शादी हो सकती थी, वो होती थी 15 साल में शादी होती थी। तो ये कहाँ से यूनिटी है? सर क्या राजस्थान में ऐसा नहीं होता था? क्या बालिका वधू जो बोला जाता है राजस्थान में ऐसा नहीं होता था? होता था, पर क्या वो सरकारी तौर पे सही था कि गलत था? अभी तो सरकारी तौर पे सही है। अभी भी हो रहा है सर, राजस्थान में बाल विवाह अभी भी होते हैं। अच्छा, वहाँ पर ये धर्म वालों के मामला नहीं है। अब बताओ आकर्ष। वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप रोक लगा। लेकिन सर अगर गलतियां सर लेकिन एक बात बताओ, ये ट्रेंड मान लिया ना, इसको तो ट्रेंड बना लिया कि हम लोगों में तीन हमें पत्नी रखना चाहिए, बीवी रखना चाहिए। ये ट्रेंड बनाना कहाँ का? वो तो वो गलत है, उस पर मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सच में इस चीज़ को फाइनेंशियली हेल्प करके करना चाह रहे हैं वो तो ठीक है। ठीक है, बहुत देर से एक मिनट गौरव रुकिएगा, बहुत देर से भूपेंद्र भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। भूपेंद्र, यूसीसी आया, बैठ जाओ, आराम से बैठो, रिलैक्स रहो। यूसीसी तो रिलैक्स होने वाला कानून बताया जा रहा है ना? हाँ, अरे तुम्हें भरोसा नहीं है? बिल्कुल, जैसे एक छत के नीचे अलग अलग रंग, अलग अलग कपड़े, अलग अलग खाने वाले पसंद करने वाले लोग रहते हैं। उनको आप एक खाना नहीं खिला सकते हैं, एक तरह के कपड़े नहीं पहना सकते हैं, एक तरह की भाषा बोली नहीं सिखा सकते। किसी का डॉक्टर बनने का मन हो वो डॉक्टर बन सकता है, किसी को क्रिकेटर बनने का मन हो, किसी को नेता बनने का मन हो। तो एक रंग में रंगने का ये जो एजेंडा है, एक तरीके से वो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। एक तरीके से ये साफ साफ दिख रहा है। क्या ये एक रंग में रंगने का एजेंडा है? सर जैसे कि हमेशा हम लोग ना यूसीसी की जब चर्चा करते हैं तो उसे हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं, और ये बेहद गलत है। इसमें आदिवासी को हम लोग इंक्लूड कर ही नहीं रहे, जबकि आदिवासियों का अपना कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, उनका हर 1 किलोमीटर पे, जैसे यहाँ पे बोली भाषा हर 3 किलोमीटर पे बदलती है, तो वैसे ही आदिवासियों में भी उनका रहन सहन, उनके एक परिवार में शादी करने का भी कॉन्सेप्ट है। जानते हैं, जब इतना अच्छा बोलने वाले लोग होते हैं ना, तो मेरा शो राजनीति का भौकाल इन्हीं के भौकाल से चलता है। लेकिन मेरे शो में एक और बड़ी भौकाली लड़की है, क्रांतिकारी किस्म की है। आज मैंने स्पेशली इनवाइट करके उसे कहा, जिद करके, कि नहीं तुम्हें तो आना ही आना है। और वो कहाँ गई? आरुषि आ जाओ। क्रांतिकारी ये इन्हें देख करके आप दुबला पतला समझेंगे, लेकिन दिल से, जहन से ऐसे रिवोल्यूशनरी थॉट्स हैं। और थॉट्स मतलब ये, आरुषि सच को सच और झूठ को झूठ बोलना जानती है। आरुषि, क्या यूसीसी आना चाहिए या नहीं? यूसीसी आने से क्या भारत बदल जाएगा? क्या जब तक यूसीसी एप्लीकेबल नहीं था तब तक भारत में सब कुछ ठीक नहीं था? सर मुझे लगता है कि यूसीसी आना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन के साथ आना चाहिए। जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि यूसीसी आने के बाद आप तमाम जितने भी धर्म के लोग, जितने भी शहर के लोग यहाँ पे रहते हैं, उन सबको एक समान अधिकार में आप लाके मिला देंगे, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। ये संविधान लाने के बाद भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है सर। मतलब अगर राजस्थान में आप सोचें कि बाल विवाह वहाँ पे नहीं हो गई संविधान लाने के बाद, वो तो उनका चलता आ रहा है सर, सदी से चलता आ रहा है। ये अगर आप उनको बोलेंगे कि आपको नहीं करना है बाल विवाह, ये वहाँ पे प्रदर्शन। एक मिनट रुक जाओ, आप आगे आ सकते हो। हाँ, बहुत देर से दीपांजलि नहीं आई, बहुत देर से। ये भी हमारी क्रांतिकारी लड़की। दीपांजलि बोलो। अब सवाल ये ठीक कर रही है ना, कई जगह खाप पंचायत होती है ना आरुषि, खाप पंचायत होती है, खाप के हिसाब से चलते हैं, परंपराओं के लिहाज से। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, हम परंपराओं के लिहाज से चलते हैं, वहाँ की मिट्टी के हिसाब से हम चलते हैं, वहाँ की विरासत के हिसाब से चलते हैं, वहाँ के इतिहास के हिसाब से हम चलते हैं। तो फिर उसे आप कैसे बदलेंगे? भाई खाप वाले ये कहेंगे कि हमारे यहाँ तो कम उम्र में शादियाँ भी होती हैं, हमारे यहाँ जब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं तो हम पंचायत में ही आपस में निपटा लेते हैं, तलाक का जो मामला होता है वो खाप आपस में निपटा लेते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही धर्म की बात क्यों है? फिर ऐसी विरासत से या ऐसे कन्वेंशन से आप कैसे छुटकारा पाएंगे? आगे आ जाओ।
सर मेरा मानना ये है कि यूसीसी जो आ रहा है वो पर्सनल लॉ था, जो पहले हिंदू या मुस्लिम अलग अलग समुदायों के लिए अपने अपने पर्सनल लॉज होते थे, उनको हटाकर यूसीसी लाया जा रहा है, ना कि पर्टिकुलर कोई धर्म को ऐसे लाकर वहाँ पे खड़ा कर दिया गया कि आप फॉलो करो, आप एक ही तरह से रहो। अभी भूपेंद्र ने एक बात बोली कि 3 किलोमीटर पे भाषा बदलती है, वेशभूषा बदलती है, तो और वो बोल रहे हैं ना किस चीज़ के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि इतिहास में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है 44 के ये जो लॉ है इसको थोपा नहीं जा रहा है, इसको पेश किया गया है। इसको मानना ना मानना ये आप पर है, आप अपने आप को सुधार नहीं सकते, तो इसमें मोदी जी या किसी संविधान की गलती यानी यूसीसी से, एक मिनट रुक जाओ रुचि, यूसीसी से देश सुधर जाएगा, दीपांजलि ये कहना चाहती हैं। अभी देश में बहुत देश बिगड़ा ही नहीं है सर, सुधारना क्या, बिगड़ा ही नहीं है देश। सर देखिए, जब कोई कानून आता है ना तो उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं, कुछ गलत पॉइंट्स होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यूसीसी को लेकर तो इतने सारे मुद्दे उठे, हिंदू मुस्लिम ये वो। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यूथ हूँ मैं, लिव इन रिलेशनशिप आज के टाइम में बहुत कॉमन है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप के बाद अगर आपका कोई बेबी होता है तो उसको हम मतलब उसके लिए आपको प्रॉपर वो अधिकार मिलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन सर पिछले इतने टाइम में जो भी हमने इतने सारे केसेस देखे हैं, श्रद्धा वालकर वगैरह वगैरह बहुत सारे केसेस देखे हैं, उसमें क्या उनको ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम इतना कुछ देख चुके हैं पास्ट में तो ऐसे कानून, इस पे तो हमें रोक लगानी चाहिए? नहीं, एक मिनट। रुचि ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर यहाँ पर, रुचि बैठ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर यहाँ पर रेस किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये कि हिंदू मुसलमान जैसी चीज़ें आप लेकर के ना चलें, आप ये समझें कि इसको अलग अलग फैक्शन में कैसे डिवाइड किया गया है, उसको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत। आप बोलो, हाँ बोलो। अभी ये जो अभी लिविंग रिलेशनशिप बोला है ना, इसके लिए अब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे पुलिस के पास, तब आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तब आप बेबी कर सकते हैं। सर क्या ये सही है? अगर हम जिस कल्चर से है या जहाँ हम रहते हैं, पहली बात तो लिव इन रिलेशनशिप को शायद आपके घर में अच्छा नहीं माना जाता होगा, मुझे ये कहना है। ये तो शायद आपके घर में भी अच्छा नहीं माना। सर ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन इतने सारे जो हमने केसेस देखे हैं, मेरा कहना ये है कि जो इतने सारे हमने बैक में केसेस देखे हैं कि ये चीज़ मतलब जो चीज़ें हो रही थी, लड़कियों को मार दिया जाता था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। Sir, we are talking about live-in relationships here. Now, we have been seeing many cases कि जहाँ पे लड़की और लड़का सहमति के साथ एक रिश्ते में आते हैं, लेकिन बाद में लड़की रेप केसेस लगा देती है अगर लड़का बाद में चल के उस रिलेशनशिप को पुख्ता ना बनाए। Now you see, if UCC is introduced, is tabled in the उत्तराखंड असेंबली and इसको अगर हम लागू करते हैं तो इससे एक चीज़ की गारंटी मिलती है कि आपके पास सबूत होगा, पुलिस के पास आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे कि आपका लिव इन रिलेशनशिप कब जो है डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर हुआ है, और अगर ख़त्म भी हुआ है आपको तब भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, तो इससे प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। और लिव इन रिलेशनशिप में जो बेबी की बात कर रहे हैं, बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में ऑब्वियसली वी नो दैट फिजिकल रिलेशनशिप्स भी एस्टैब्लिश होते हैं, तो इन दैट केस इफ़ अ बेबी कम्स आउट एंड द गर्ल और बोथ द पार्टी दे एग्री टू कीप द चाइल्ड, सो उसमें इनहेरिटेंस की भी बात आ जाती है, क्योंकि बच्चा हो गया। अब ऐसा थोड़ी कि बच्चा होने के बाद एक मिनट रुकिएगा, ये बहुत अच्छा और अग्रेसिव पॉइंटर उठाया दानिश। मेरे ख्याल से बहुत से लोग मेरी बात से सहमत होंगे। आप रहिए, आप जाइए नहीं। क्या नाम है आपका? पॉलमी ने एक इशू ये उठाया है कि भाई यूसीसी आ जाने के बाद क्या होगा। बाकी अभी धर्म वाली बात अलग कर देते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में भाई आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन होगा कि इस तारीख से आप लिव इन में हैं। मैं बिल्कुल सिंपल एक सवाल करूंगा, क्या रिश्ते कागज से चला करते हैं? जब रिश्ते चलने ही होते हैं ना पॉलमी, तो शादी के रिश्ते भी नहीं चलते हैं। वहाँ कागज़ भी है, वहाँ पर 2 खानदान भी हैं, दो सुन तो लीजिए, वहाँ 7 फेरे भी होते हैं, निकाह में कबूल है भी होता है, कस्में खाई जाती हैं, और साथ में पंडित जी या मौलाना जी या फिर फादर बैठ करके ये बताते हैं कि रिश्ते की अहमियत क्या होती है। तो कागज़ की ज़रूरत रिश्ते में होती है क्या? मैं आता हूँ, वापस से आता हूँ। दानिश का एक बार पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। दानिश, रिश्तों में कागज़ की ज़रूरत कतई नहीं होती है, कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब इंसान एक दूसरे से जब दोस्ती करता है तो दोस्ती किसी एग्रीमेंट पे दोस्ती नहीं होती है। हम आपसे दोस्ती कर रहे हैं, आपसे दोस्ती हमारी है, ये एग्रीमेंट पेपर पे नहीं होती है। जब तक आई थिंक यू आर गिविंग अ वेरी इमोशनल रिस्पॉन्स। आप भूलिएगा मत, अब हम कलयुग में जी रहे हैं। रिश्तों की कलयुग में इमोशंस नहीं होने चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर इमोशंस की क्या वाकई में यहाँ पे कदर है? अगर होती तो इतने केसेस नहीं लगते। अगर वाकई में किसी भी रिलेशनशिप में 2 दिलों का मिलाप होता है तो फिर ऐसे
मतलब फिर तो ये हो गया रिश्ता सबसे बड़ा तो माँ बाप। एक मिनट, आप पॉलोमी इधर आ जाओ, दानिश तुम भी आ जाओ। पॉलोमी, फिर तो रिश्ता सबसे बड़ा माँ बाप का होता है, फिर तो हमें माँ बाप से भी लिख करके रखना चाहिए कि आप लिख करके दीजिए, एफिडेविट दीजिए। श्योर, मैरिज आपके माँ बाप के भी डॉक्यूमेंट हुए होंगे। इनफैक्ट अगर आपकी भी शादी हुई है तो आपने भी एक इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपने सर्टिफिकेट दिखाया होगा कि भाई ये है मेरी धर्मपत्नी। हाँ, 7 फेरे आपको रिलीजियस और पर्सनल एस्पेक्ट में बता देते हैं। पॉलोमी मेरी एक मिनट, पॉलोमी मेरे डैडी का नाम, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेट MI हाशमी, और मेरी मम्मी का नाम है राजेश्वरी शुक्ला, ठीक है। और आज तक मैंने उनकी शादी के कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखे। और ये बता दूं, एक मिनट, तो पॉलोमी मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे हर एक पॉइंट से मैं नहीं, पॉलोमी के पॉइंट बहुत वैलिड हैं, ये भी बता दूं। मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूं, तुम्हारे पॉइंट बहुत वैलिड हैं, तुम बहुत अच्छा बोल रही हो, रियली अप्रिशिएबल। लेकिन बात ये है ना, चूंकि तुमने कहा ना कि मैंने आज तक नहीं देखा, कभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा। डैडी को गुजरे 10-11 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मम्मी डैडी की तस्वीर देख करके उसको गले से लगा करके कभी रोती हैं, कभी याद करती हैं, कभी कहानियां बता। अब ये मत कहना ये उस जनरेशन की बात है। ऐसी बात नहीं, बट सर इफ यू सी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनी मैरिज और एनी रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कल को अगर सरकार हस्बैंड वाइफ या किसी कपल के लिए कोई बिल लेके आती है, कोई लॉ लेके आती है, तो आप कैसे फायदा उठाएंगे? आप अगर उस बिल का फायदा उठाने के लिए, उस लॉ का फायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो आप दिखाएंगे ना कहाँ। चाचा शादी को कितने साल हो गए आपके? हो सकता 30-40 साल हो गए। 30 साल। शादी का पेपर है? नहीं। आकाश कुछ कहना चाहता है पॉलोमी। हाँ, यहाँ मेरे को लगता है हम ना थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हैं। जो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, उनके लिए, जो बंदे लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उनके लिए तो बल्कि ठीक हुआ। पहले उनको समाज की तरफ से बहुत ज़्यादा हेट देने को मिलती थी, सोसाइटी में फ्लैट्स नहीं मिलते थे। जो उनका कहना ये है ना, पॉलोमी का कहना ये है कि एक गारंटी, सेफ्टी सिक्योरिटी की गारंटी मिल जाएगी, पेपर मिल जाएगा कि लिव इन में कोई धोखा दे करके नहीं जा पाएगा। तुम्हारा पॉइंट बहुत वैलिड है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, दोनों तरफ से ही आते हैं। सामिया, क्या वाकई में UCC आ जाने के बाद लिव इन रिलेशनशिप को और मजबूती मिल जाएगी, वैलिडेशन हो जाएगा, वैलिडिटी हो जाएगी? सर, जिसे धोखा देना होता है वो तो दे ही देता है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखेगा। दूसरी चीज़, मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि माँ बाप के बाद जो सबसे अहम रिश्ता होता है वो हस्बैंड और वाइफ का होता है। तो लिव इन रिलेशनशिप के बाद अक्सर मैंने देखे हैं कि धोखे ही मिलते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में फिर आप धोखा खा रहे हो किसी के साथ, फिर आप किसी के धोखा, रिलेशनशिप समटाइम्स डजंट वर्क आउट, सो इन दैट केस व्हाट यू डू नाउ, सम पीपल आफ्टर रिलेशनशिप गेट ओवर, लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि हाउ ही कैन लीव मी और हाउ शी कैन लीव मी। अभी मैं उसको बताती हूँ, एंड वी आर सीइंग गर्ल्स आर कमिंग आउट, पहले कंसेंट के साथ रहती हैं लड़के के साथ, लेकिन बाद में रेप केस लगा देती है। यानी पॉलोमी का रुचि, एक मिनट, आरुषि, पॉलोमी का कहना यह है कि जैसे डिवोर्स में क्या होता है ना भाई, कोर्ट आप चले जाते हैं कि भैया तलाक हो गया, ये लीजिए आपके पेपर, ये लीजिए हमारे पेपर। लिव इन में भी ऐसा ही रहेगा, लो भैया अपना पेपर लो, पेपर लेकर के जाओ, लिव इन खत्म, ये बड़ा ठीक है। हाँ, 3 महीने का टाइम मिलता है। हाँ, आरुषि। सर, मुझे ऐसा लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप को भले ही अगर आप पेपर पे पुख्ता करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं मुकम्मल हो पाएगा, क्योंकि शादी भी 100% सक्सेसफुल नहीं होती है। उसके बाद फिर इसके बाद लोगों को और लगेगा कि उनको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, कि अगर बेबी अगर होता है तो उनको कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि यार अब तो हमारा डॉक्यूमेंटेड हो गया है, अब इसको हमारा अपना नाम देना पड़ेगा। ये तो और माथा पेची वाला काम हो गया। रीता, एक बार रीता को भी सुन लेते हैं पॉलोमी। मैं एक खुलासा करना चाहती हूँ आज कि ममता दीदी, आपके ज़मीन में बहुत वोकल लोग हैं यहाँ। पॉलोमी, आई गेस आप भी वेस्ट बंगाल से ही हैं। हाँ, आपके ज़मीन में पॉलोमी और रीता श्री बहुत ही वोकल लोग हैं। और ममता दीदी, आप सुनिए, माँ माटी मानुष को सुनिए आप। सर, मैं अभी शादीशुदा हूँ, आपको सर पता है, मैं मैरिड हूँ, और मैं मैरिड से पहले अपने हस्बैंड के साथ 1 साल की लिव इन रिलेशनशिप में थी। उसके बाद वी ऑल रिस्पेक्ट यू, वी ऑल रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप, वी ऑल रिस्पेक्ट योर फैमिली। आगे बोलिए। सर, अभी हमारे शादी हो गई, अभी 4 साल हो भी गया, तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि धोखा मुझे मिला है या मैंने उनको धोखा दिया है। तो ये जो बात है ये गलत है कि धोखा मिलेगा। टॉकिंग ऑन प्रोबेबिलिटी, वी आर टॉकिंग ऑन प्रोबेबिलिटी, वेदर अ रिलेशनशिप वर्क्स आउट और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन 2 इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ पार्टनरशिप। और ये UCC में अगर ये आता है, ये प्रोविजन है लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में, तो सर ये जस्ट गिव्स अ गैप। श्रेया कुछ कहना चाहती है?
मैं इनसे पूछना ये चाहती हूँ कि अगर आपको किसी को बॉयफ्रेंड बनाना है या अगर आपको उसके साथ रहना है तो आप जाके पहले सरकार को या फिर उस जाके उनको बताएंगे कि मुझे इनके साथ रहना है, दीजिए प्लीज़। ये मेरे ख्याल से ये श्रेया ने एक ऐसी बात की है कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद हर एक माँ बाप ये कहेंगे, और सवाल यही पैदा होता है क्यों भूपेंद्र, मतलब लिव इन में, अच्छा एक मिनट, लिव इन, हाँ बॉयफ्रेंड, वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप मींस लिविंग अंडर द सेम रूफ के साथ ही तो रहेंगी। यू आर सीइंग द केसेस, बस आप जवाब दीजिए। जो मैंने सवाल किया, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये प्राइवेसी का मामला है, आप चाहेंगी कि आपकी जो प्राइवेसी है, मैं इसके साथ बॉयफ्रेंड, मैं इसके साथ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंटेड डजंट रेज अ क्वेश्चन ऑन प्राइवेसी इवन अ मैरिज। इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं। It's only about, I think we are not getting the question. अब सुन लीजिए, एक बार सुनिए श्रेया कहना क्या चाहती। डॉक्यूमेंटेशन जब आपकी की जाएगी तो आपके माता पिता से ये बताया जाएगा कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं। जी, आप अगेन इफ इट इज अंडर एज, अगर लड़की 18 के नीचे, अगर लड़की 21 के अंडर है तभी आपके माँ बाप को बताया जाएगा, अदरवाइज नहीं। यू रीड इट प्रॉपर। ये ओके, तो आज अच्छा एक मिनट, कहना ये चाहती है श्रेया कि कोई 17.5 साल की अगर कोई लड़की या 17.5 साल का कोई लड़का, तो उसके साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई फिर। if she is opting for a live-in relationship means living under the same roof with the guy, then why not? सवाल तो मेरा एक बहुत बड़ा है ना आकर्ष, मेरा सवाल तो एक ही है, एक मिनट, लिव इन रिलेशनशिप क्या किसी माँ बाप को मंजूर भी होगा? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल। आधुनिक भारत है हम, अब जब जनरेशन बढ़ते जा रही है ना, पहले एजुकेशन इतनी नहीं थी, एजुकेशन बढ़ रही है। मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड है, मोस्ट ऑफ जितने लोग हैं सबके पेरेंट्स एजुकेटेड है, तो उनकी सोच बढ़ रही है। एक काम कर लेते हैं ना, एक मिनट, कितने लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा नहीं है? पहले तो हाथ उठाएं। अच्छा, मोस्टली आप ऐसे हैं जो शादीशुदा नहीं। दानिश, तुम्हारे मम्मी पापा दानिश को लेकर के एक सवाल आया, अरे आप शादीशुदा नहीं हो तो दानिश, तो तुम्हारे मम्मी पापा जो हैं वो बर्दाश्त कर लेंगे कि दानिश लिव इन में रहे? नहीं करते, फिलहाल हमारा समाजी और पहले ये बता दो, हम लिव इन के खिलाफ नहीं। हाँ हमारा समाजी फिलहाल ये एक्सेप्ट ही नहीं करता। हाँ, जब तक सवाल है, कुछ % अभी ऐसे हैं जो इसको मतलब मंजूर। क्विक रैप अप में एक मनीषा, मैं तो आपके पापा से मिल भी चुका हूँ, बहुत प्यारे हैं आपके पापा, वो बर्दाश्त कर लेंगे कि हाँ लिव इन में बिटिया रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेल आई कांट से, मैंने अब तक इस बारे में बात नहीं की है, बट आई एम श्योर माय फादर विल एग्री। अगर आप चाहें तो ऐसे एक बार अभी फ़ोन मिला सकते हैं आप। बहुत बार कहते हैं ना, मैं लाइव ही बिल्कुल, हम सभी उनको नमस्ते भी बोलेंगे और उन सभी की ब्लेसिंग्स भी हम लेंगे। हाँ जी, मेरे कर देंगे। अच्छा, कर देंगे पक्का। कहाँ से हो तुम? दिल्ली से। अच्छा, आप दिल्ली से हो, और दिल्ली में मम्मी पापा को मैं ये क्लिप भेजूंगा और स्पेशली मैं एडिट करके भेजूंगा कि आकर्ष लिव इन में रहना चाहते हैं, उन्हें अलाउ किया जाए। हाँ सर, मेरे को तो गोरखपुर वाले मठ में लेके चले जाएंगे सीधे। बिल्कुल नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा, गोरखपुर वाले मठ में लेके जाएंगे। मेरे घर वाले बोलेंगे हमसे रिश्ता तोड़ो, जिससे जोड़ा है उसी के पास जाके रहो। फिर मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे। सर, मैं तो कह ही रही हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो कह ही रही हूँ स्टार्टिंग से, बिल्कुल नहीं। श्रेया? अब्बा नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो समझाया जाएगा। नहीं मानेंगे तो समझाया जाएगा। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, फिर से हम एक बार आते हैं वहाँ पर। पॉलोमी, हम बाकी, चूँकि एक बहुत अच्छा पॉइंट तुमने रेस किया है, मैं अगला 5 मिनट आप लोगों का और भी चाहूँगा। क्या भूपेंद्र, तुमसे शुरू कर लेते हैं, क्या यूसीसी एक समुदाय के खिलाफ है? मैं और भी ज़्यादा कैटेगोरिक होकर के बता देता हूँ, क्या यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ है? नहीं, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये आदिवासियों के खिलाफ है और हिंदू धर्म को जो मानने वाले अलग अलग समुदाय हैं उनके भी खिलाफ है। क्योंकि एक तरीके से आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो एक परिवार में, एक रिश्तेदार में शादी होती है, जो इस कानून के तहत बैन किया जा रहा है। तुम एक बहुत पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड, वेल कल्चर्ड मुस्लिम फैमिली से आती हो सामिया, क्या तुम्हारी भी फैमिली को या तुम्हें लगता है कि यूसीसी मुस्लिम्स के खिलाफ है? सर, मेरी फैमिली को लगता है यूसीसी मुस्लिम के खिलाफ है। क्यों, कैसे? सर, इसमें आ जाएगा कि हम कज़न मैरिज नहीं कर सकते हैं। क्या हमारे लिए इतना अलाउड भी नहीं है कि हम ये तय कर सकें कि हमें किससे शादी करनी है, क्योंकि हमारे मान जाता है सिर्फ खून का रिश्ता अपना होता है। तो यूसीसी इसके भी खिलाफ है। प्लस जो 3 तलाक वाली चीज़ है, उनके भी कहते हैं हर चीज़ के रीज़न से
सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपके फादर आपने बताया कि वो मुस्लिम थे, आप भी मानते हैं कि इस्लाम की जो आसमानी किताब है वो सच्ची है, उसमें ये चीज़ लिखी है कि हम जो उसमें लिखा गया है उसमें तब्दीलियाँ नहीं कर सकते हैं। एक बात ये बताना, एक मिनट, क्या होता है ना सामिया, तब्दीलियों के जरिए नए वक्त के साथ में अपने आप को हम जोड़ते हैं। फिर तो तब्दीलियां हिंदू सती प्रथा में भी नहीं होनी चाहिए थी, फिर तो वो वाली बात हो गई। भाई तब्दीलियों, एक ज़माना था, चलिए ठीक है, आज से 1000 साल पहले। एडaptation इज द की ऑफ सिविलाइजेशन। किसी भी सिविलाइजेशन को बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है दैट पीपल चेंज विद द टाइम एंड टुडे द टाइम डिमांड्स इट, दैट्स व्हाई यू हैव टू चेंज इट। एक मिनट, दानिश को भी सुनते हैं, तुम रुकना। सानिया कहना सही है, लेकिन उसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जहाँ कुरान की बात आती है, कुरान जहाँ पर जवाब देना बंद कर देता है, वहाँ पर हमारे जो उल्मा हैं, जो मुल्ला नहीं उल्मा, जिसके ज़रिए हदीस बताई जाती है, जिसके ज़रिए वो क्या है, उसमें बार जैसे कानून होता है, पारित संशोधन होता है, उसी तरीके संशोधन भी होता रहता है। चाहे आप सऊदी अरब में देख लिए, चाहे ईरान में देख लिए, चाहे इराक में देख लिए, ऐसा नहीं कि जो कानून कुरान में लिखा हुआ उसे वही फॉलो करें। कुछ ऐसे चीज़ हैं जैसे नमाज इतनी अदा करनी है तो इतनी ही अदा करनी है, रोज़ा ऐसे ही करना है तो ऐसे ही करना है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे समाज में कैसे जीना है, कैसे रहना है, और किस धर्म में किस कंट्री में रहते हुए कितना फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें संशोधन होती रहती है। ऐसा नहीं कि इस्लाम जो बना दिया गया उस। सामिया, आपके लिए देश का कानून ऊपर है या शरई कानून? सर, देश का कानून ऊपर है, लेकिन अगर ये किसी कम्युनिटी को टारगेट करके किया जा रहा है तो वो भी। यूसीसी की नीयत ठीक नहीं है, कहना सामिया ये चाहती। देश के लोगों के लिए किया जा रहा है ना, मुस्लिम। देखिए, आप भी जानते हैं कि चुनाव आ रहे हैं और ये इसलिए आ रहा है। सर, CA NRC लाया गया। सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर सर पूरे देश के लिए लागू रहा तो मुस्लिम लोग डर क्यों रहे हैं सर? सबके लिए हो रहा है ना, क्योंकि जो ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं वो हम लोगों के लिए। सिर्फ ये मुसलमानों को डराने के लिए और ये पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार करने के लिए ये एजेंडा फैलाया जा रहा है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ मुसलमान को डरना चाहिए। इससे डरना सबको चाहिए। इससे जो आप कह रहे हैं कि सबको एक समान किया जाएगा, एक समान तो है ही नहीं। यहाँ पे एक समान तो है ही नहीं ना देश। आप देख लीजिए कितना लेयर्स में सारे बटे हुए हैं, अभी भी संसाधनों के स्तर पे आप। But isn't UCC would be applicable on government institution we are talking about? Like if somebody wants to wear burqa, then she can wear burqa on a street and nobody will question. But if burqa is been wear in a school or government institution or any institution, भी तो नहीं जा सकते हैं। लोकसभा में कैसे जा सकते हैं? नहीं, एक मिनट सुनो, जब भूपेंद्र को सुनो। अगर उसका चॉइस है, अगर किसी भी धर्म को मानने वाले इंसान का अगर उसका चॉइस है कि हम ऐसा ड्रेस कोड पहन के जाएं, मतलब अगर स्कूल का ड्रेस कोड होगा, अगर वो स्कूल का ड्रेस कोड फॉलो ना करके बुर्का पहन रही है तो गलत होगा ना। संसद में कोई बच्चे नहीं बैठते, संसद में वहाँ पे वो लोग नहीं बैठते जो ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि संसद में भगवा या पगड़ी उसकी कोई बात नहीं है, स्कूल में सिखाया। कहना क्या है वो, एक मिनट चीख चिल्लाट नहीं, जहाँ माइक जाएगा सिर्फ एक मिनट, जहाँ माइक जाएगा आवाज सिर्फ उसी की आ रही है। उनका कहना ठीक है, उनका कहना यह है कि अगर कहीं पब्लिक अपीयर completely black, you see the whole uniform has been covered, whereas talking about पगड़ी रंग का डिसीजन कौन करेगा? आप करेंगे, आप कौन करेगा? कलर का डिसीजन कौन करेगा? UCC is it's like walking on a ब्लैक तो बड़ा अच्छा कलर माना जाता है ना, बड़ा स्टाइलो, क्या बोलते हैं लोग, स्वैग, कैसे बोलते हैं लोग, ऐसे बोलते हैं ना स्वैग। तो ब्लैक तो स्वैग वाला कलर कहा जाता है। हाँ, स्वैग वाला कलर। हाँ सर, लेकिन चेहरे ब्लैक किसी को नहीं पसंद आते, कपड़े भले पसंद आते हैं। और साथ में इन्होंने जैसे इन्होंने कहा है कि भगवा और ये सब, जब स्कूल की बात आती है तो स्कूल में इसलिए ड्रेस बनाए जाते हैं जिससे बच्चे समान दिखे, जो गरीब है अमीर है उसमें समानता दिखे, इस वजह से बनाए जाते हैं। और बात रही यूसीसी की, तो यूसीसी ज़रूरत है, लेकिन ऐसे फोर्स और जिस तरह से प्रोपोगेट किया जा रहा है, इसे बार बार लेफ्टिस्ट भी यही बता रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए खतरा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको देखिए, बिल्कुल मुस्लिमों के लिए खतरा नहीं है। अभी ना यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही यही है कि यूनिफॉर्म रहेगा। अभी सब कह रहे थे ना कि राजस्थान में भी तो बच्चों की शादी कर देते, हम तो वही तो कह रहे हैं, अब राजस्थान में भी नहीं होगी, मुसलमान में भी समाज नहीं होगी। यही यूनिफॉर्म बात है, यही तो हम कह रहे हैं कि हर तरफ से सीधे हर किसी का एक कानून हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मेरे ख्याल सामिया मेरी एक बात से इत्तेफाक रखेगी। सामिया, बुर्का अगर अपनी मर्जी से पहना जाए तो मेरे ख्याल से कबूल है, लेकिन अगर थोपा जाए तो कबूल नहीं होना चाहिए, है ना?
ऐसा ही है। और मैं फिर से, मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी, मैं अभी भी कहूँगी, हर कोई अपनी रिलीजन की बातों को फॉलो नहीं करता है। मैं नहीं करती हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं करता होगा, तो वो हमारे ऊपर है, हम करते हैं नहीं करते हैं। जो ज़्यादा उस चीज़ को मानते हैं वो करते हैं। तो यही है कि बुर्का जिन्हें पहनना है वो पहन सकती हैं, लेकिन हाँ मैं एक बात नहीं समझ पाया आरुषि, 10 साल से ये नैरेटिव बन रहा है ना कि भाई मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के खिलाफ सीए, मुसलमानों के खिलाफ एनआरसी, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब एक लंबी लिस्ट, एक लंबी फहरिस्त। लेकिन मैं राशिद हाशमी, मैं एकदम सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, मेरी फैमिली पूरी सिक्योर है। मैं हिंदुस्तान में अपने आप को महफूज महसूस करता हूँ। इस तरह की वीडियोस करता हूँ जिसमें जितने भी अग्रेसिव वोकल कंटेंट होते हैं वो रहते ही रहते हैं। मैं तो अनसेफ नहीं हूँ, फिर अनसेफ है कौन? सर अनसेफ मुझे लगता है ना हिंदू है ना मुस्लिम है। जो गलत कर रहा है वो अनसेफ है, जो सही कर रहा है वो सेफ है। और एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि जो भी कानून आ रहा है मुस्लिमों के खिलाफ आ रहा है, लेकिन अगर उसको बारीकी से देखा जाए, अगर आप उसको रीड करेंगे तो कुछ भी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, सब सामान्य है। दानिश आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कोई भी कानून लाया जा रहा है उससे पहले जो जिस तरीके से ढिढोरा पीटा जाता है और जिस तरीके से एक मुस्लिम कम्युनिटी का बार बार नाम लिया जाता है, आप आदिवासी का नाम क्यों नहीं लेते, आप दलित का नाम क्यों नहीं लेते, आप सिर्फ मुस्लिम का नाम लेते, किस लिए लेते? इसलिए क्योंकि आपको वोट बैंक बढ़ाने की चिंता है, ना कि यूसीसी लाने की चिंता है। तो ये सबसे बड़ा मसला होता है कि आप एक कम्युनिटी को जिस तरीके से टारगेट करते हैं, क्या ये देश के लिए सही है? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि क्या ये इस तरीके की राजनीति देश के किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? दानिश कह रहे हैं। सर बिल्कुल किया जा रहा है, क्योंकि यूसीसी पे पहले ही रख दिया कि आदिवासियों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो जो मेजॉरिटी में रही वो हम लोग बचे, तो हमें टारगेट किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आरुषि की बात पे रिप्लाई देना चाहूँगी मैं, कि उन्होंने बोला था कि जो गलत कर रहा है सिर्फ वो अनसेफ है। जो फेक न्यूज़ फैलती है मॉब लिंचिंग के ऊपर और गाँव उसके ऊपर, तो क्या कहते हैं वो सब सही कर रहे हैं? मतलब उनके ऊपर फेक वो नहीं होता है क्या? कौन सी फेक न्यूज़ की बात कर रही हैं आप? काफ़ी फेक न्यूज़ होती है, काफ़ी कहते हैं किसी को टारगेट करके बोल दिया जाता है कि इसने ये किया है और उसके ऐसी कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ऐसी कोई फेक न्यूज़ नहीं है। ऐसी साधु के ऊपर भी हुआ था, साधुओं के साथ भी मॉब लिंचिंग हो रही है, साधुओं के साथ भी मॉब लिंचिंग हो रही है। पालगढ़ के साधु के साथ भी मॉब लिंचिंग। उन दानिश सर ने कहा था कि कहते हैं एक कम्युनिटी पे, आप ये बताइए जब से ये यूसीसी वाला आया है सबके दिमाग में सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं जो इस पे जानते हैं, कज़न मैरिज और आपकी प्रॉपर्टी वाला और 3 शादियां और तलाक वाला। सिर्फ ये सारे जो लिव इन वाला भी जानते हैं। मेन पॉइंट जो है लिविंग रिलेशन। एक मिनट रुक जाओ, श्रेया कुछ कहना चाहती हूँ? सर मैं यही कहना चाहती हूँ, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि सबके दिमाग में ये फिट कर दिया गया है कि ये मुस्लिम्स और हिंदू की बात है, जबकि ये बात जब ये यूसीसी आएगा तो मंदिरों में कौन प्रवेश करेगा, किस मंदिर में महिला जा सकती है, किस गुरुद्वारे में क्या कुछ होगा, ये सब सरकार के हाथ में होगा। और हमेशा प्रोपोगेट और लेफ्टिस्ट के साथ में भी यही प्रॉब्लम है, वो बार बार ये भर रही है माइनॉरिटी के दिमाग में कि आपको खतरा है, क्योंकि वो आना चाहती है, क्योंकि वो इनके मतलब बनाना चाहती है कि हम आपके साथ हैं, जबकि वो भी फ़ायदा उठाना चाह रही है। उनके दिमाग में गलत नैरेटिव फैला रही है कि भाई साहब आप खतरे में हैं, जबकि यूसीसी हर किसी के लिए है। और इसको ना एक फेज़ में लाना चाहिए और एक्सेप्टेंस के साथ। जैसे ट्राइबल्स है, ट्राइबल्स की बात करें तो वहाँ पर 4-5 भाइयों की एक ही पत्नी होती है। तो इस तरह से आपको फेज़ वाइज कौन एक्सेप्ट करेगा कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा, और इसे ज़बरदस्ती और बहुत जल्दीबाजी में नहीं ला सकते आप। इन्होंने कहा यूसीसी हर किसी के लिए। 3 तलाक वाली चीज़ जो होती है वो हमारे अंदर होती है, इनके लिए कैसे हुई? 3 शादियाँ वाली जो चीज़ होती है वो ठीक है। एक बात मैं एंड में बहुत क्लैरिटी के साथ मैं कहना चाहूँगा। एक तो थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे साथ में रहे। एक बात क्लैरिटी के साथ में मैं कह देना चाहूँगा कि यूसीसी का मतलब ये नहीं। हाँ दानिश बहुत जल्दी। लिव इन रिलेशन की जहाँ तक बात है, इस्लाम में भी 2 तरीके से होते, एक निकाह एक मुता आज भी ईरान में एक कल्चर है, इराक में भी कल्चर है, तो तुर्की में कुछ जहाँ ऐसा है। तो निकाह और मुता मतलब होता है लिव इन रिलेशनशिप। अगर आप अपनी शर्तों के मुताबिक करना चाहते हैं तो वो जायज़ है, लेकिन दूसरे खलीफा के दौरान इसको बैन लगा दें। ठीक है। हाँ मैं चाहता हूँ कि ये देश कुरान और पुराण से नहीं चलना चाहिए, संविधान से। वाह क्या बात है। ये देश कुरान और पुराण से नहीं चलना चाहिए, ये देश संविधान से चलना चाहिए। संविधान सबसे ऊपर होना चाहिए, भारत सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद फिर आप
बाकी अपनी इंडिविजुअलिटी की बात करें, अपने ज़िले की बात करें, अपने शहर की बात करें, अपने प्रदेश की बात करें, तब जा कर के बात पूरी होती है। और यूसीसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये नैरेटिव सेट किया जाए कि कोई एक खतरे में कोई नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि नीयत को लेकर के सवाल उठते हैं अपने आप में, कई एक फैक्शन में जायज़ होते हैं, एक फैक्शन उसे एक्सेप्ट करता है, लेकिन मेरा इरादा सिर्फ ये है कि आप जानें भारत यूसीसी को लेकर के क्या सोचता है। राजनीति के भौकाल में आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्ते।